अस्सलाम वालेकुम क्लास। मिड एग्ज़ाम से पहले हम लोग न्यूक्लियर फिशन का चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 19 इरविंग कैप्लान की बुक का वो हमने स्टार्ट किया था और उसका जो फर्स्ट टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन वो हम लोग कर रहे थे। तो नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है, इसी टॉपिक का भी हमने हाफ पार्ट जो था वो किया था और अभी रिमेनिंग में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली थी। तो उसी से वहीं से स्टार्ट करने से पहले हम इसे जो थोड़ा-सा प्रीवियस इसके पैराग्राफ में कुछ 1-2 पॉइंट्स थे मेन, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, आगे करेंगे डिस्कस, तो उनको थोड़ा बहुत हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फिशन का, वो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह से जब आपके पास यूरेनियम आपने फिशन रिएक्शन करवाना है, तो आपको उसके लिए यूरेनियम की ज़रूरत है। तो यूरेनियम हमेशा जो है वो आपके पास प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि ये एग्ज़िस्ट कर रही होती है कंपाउंड फॉर्म में, मीन्स के इसमें मल्टीपल जो डिफरेंट टाइप के जो यूरेनियम के आइसोटोप्स और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कंबाइनली मौजूद होते हैं। तो फिशन को स्टार्ट करने में सबसे पहले जो इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम जिस भी रेडियो एलिमेंट को यूज़ करके फिशन रिएक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं, उसको सेपरेट करना। तो इसकी जो सेपरेशन है उसके हमने डिफरेंट मेथड जो है वो देख रहे थे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किसी दूसरे से, किसी इनएक्टिव वन से सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्नीक यूज़ करते हैं, उसको हम कैरियर टेक्नीक बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि जो रेडियो एलिमेंट जो हमारे पास बनता है, वो बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद होता है, जिसके साथ हमने न्यूक्लियर रिएक्शन करना होता है। तो इतने स्मॉल अमाउंट का जो रेडियो एलिमेंट है, उसको सेपरेट करना जो होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत सारे केमिकल मेथड्स हैं, तो जो सबसे पहले हमने उसको डिस्कस किया था, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फिशन का फिनोमिना जो है वो डिस्कवर हुआ था, वो कैरियर का मेथड था, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक स्टेबल सब्सटेंस लेते हैं, जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उस रेडियो एलिमेंट से मिलती-जुलती होती हैं, जिसको आपने सेपरेट करना है। तो उस स्टेबल जो सब्सटेंस होता है, उसकी एक हम अमाउंट जो है वो एप्रिशिएबल अमाउंट जिसको हम कहते हैं 100 टू 10 टू 100 मिलीग्राम जो है, उसको एज़ ए कैरियर हम उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी रेडियो एलिमेंट जो है वो मौजूद होता है, जिसको आपने सेपरेट करना है। और फिर हम इस जो कैरियर मटेरियल है, जो आपका स्टेबल कैरियर है, उसको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं सॉल्यूशन से, ताकि हमारे पास ये एक इनसॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? तो और जब आपका ये कैरियर प्रेसिपिटेट होता है, तो उसके साथ वो आपका जो रिक्वायर्ड रेडियो एलिमेंट है, वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे हैं कैरियर कंसंट्रेशन, तो जो सबसे पहले जो वर्क हुआ था, वो था कि आप जो रेडियम है, रेडियम, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्ट में डिस्कशन में ये बताया था कि न्यूक्लियर फिशन का फिनोमिना कब डिस्कवर हुआ, जब साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर रहे थे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स पे। यानी कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बनाने के लिए जिनका जो मास नंबर होता है, जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 92 होता है, जिनका जी जो होता है वो ग्रेटर देन 92 होता है। तो ऐसे हैवी एलिमेंट से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी फिनोमिना में जो फिशन का, उन्हीं फिनोमिनास के दरमियान ये फिशन का फिनोमिना जो था वो डिस्कवर हुआ। ठीक है? तो सबसे पहले सेपरेशन हो रही थी, सेपरेशन करने के लिए रेडियम की, जो कि यूरेनियम सीरीज़ का ही एक मेंबर है, इसके लिए यूज़ किया गया बेरियम को एज़ ए कैरियर, ठीक है? ये इसलिए यूज़ किया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस भी रेडियो आइसोटोप को आपने सेपरेट करना है, तो जो कैरियर इसमें आपने ऐड करना है, उस कैरियर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उस रेडियो एलिमेंट से मैच होती होनी चाहिए। तो रेडियम और बेरियम दोनों जो हैं वो सेम ग्रुप से, यानी कि 2A ग्रुप से पीरियोडिक टेबल के से वो बिलॉन्ग करते हैं, और ये दोनों ही, इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनसॉल्युबल सल्फेट्स बनाते हैं, यानी कि जब आप अब इनका सॉल्यूशन बनाएँगे, इनको किसी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये इनसॉल्युबल सल्फेट्स बनाते हैं, ठीक है? तो अब हमने करना क्या है, इसमें होता क्या है कि जब आप जो कोई सॉल्यूशन में लेते हैं बेरियम साल्ट का, यानी कि बेरियम साल्ट अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में है और आप उसको ऐड करते हैं
बहुत थोड़ी अमाउंट में उस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर रेडियम मौजूद है, यानी कि बेरियम साल्ट को आप लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में और उसको उस सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं जिसके अंदर रेडियम मौजूद है, और साथ ही इसमें हम सल्फेट को ऐड करते हैं। ठीक है, सल्फेट ऐड करने का मकसद ये है ताकि हम इसको बेरियम और रेडियम को प्रेसिपिटेट कर लें इकट्ठे ही एज ए रेडियम और बेरियम सल्फेट्स के तौर पे। ठीक है, तो ये दो मेथड से होता है, एक तो ये कि आप बेरियम और रेडियम के साथ सॉल्यूशन में सल्फेट को ऐड करें, और दूसरा मेथड ये होता है कि आप इसमें सल्फेट्स की बजाय आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर लें। तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड होगा तो बेरियम और रेडियम जो है वो सल्फेट्स की बजाय बेरियम और रेडियम क्लोराइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होते हैं, जिनको फिर पानी में, क्योंकि क्लोराइड है तो पानी में इनको हम डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर वहाँ से बेरियम और जो रेडियम है उनको सेपरेटेड किया जाता है बाय रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है, ठीक है, उस मेथड से। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने कहा कि रेडियम को सेपरेट करने के लिए हमने बेरियम को एज ए कैरियर यूज़ किया। सम टाइम एक और हमारे पास सिमिलरली केस है जिसमें हमने लेंथानम को एज ए कैरियर यूज़ किया, किसको सेपरेट करने के लिए, एक्टिनियम को सेपरेट करने के लिए। एक्टिनियम जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है, उसको सेपरेट करने के लिए मिक्सचर से, यानी कि जो आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल से या सोल्यूशन से इसको सेपरेट करने के लिए हमने लेंथानम को ऐड किया एक्टिनियम के सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी आइसोटोप जो, यानी कि जिस रेडियो आइसोटोप को आपने सेपरेट करना है, उसी का हम स्टेबल एलिमेंट जो है, उसकी जो स्टेबल फॉर्म है उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कैरियर। फॉर एग्जांपल स्टेबल हमारे पास आयोडीन है, तो स्टेबल आयोडीन को हम यूज़ कर सकते हैं कैरियर के तौर पे अगर हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो है उसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कि सम टाइम हम क्या करते हैं कि उसी जो जिस रेडियो आइसोटोप को आपने सेपरेट करना है उसी की स्टेबल फॉर्म जो है उसको कैरियर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के लिए, तो यूरेनियम जो था उसको बम्बार्ड किया गया न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, और रिजल्ट में क्या हुआ कि रिजल्ट में हमें ये मिला कि हमें डिफरेंट बीटा एक्टिविटीज़ जिनकी हाफ लाइफ जो थी वो डिफरेंट थी। बीटा एक्टिविटीज़ मीन कि ऐसे हमें रेडियो आइसोटोप्स मिले या ऐसी प्रोडक्ट्स मिली जो कि बीटा एमिटर्स थे। बीटा एक्टिविटीज़ हुई डिफरेंट, और डिफरेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी जो हाफ लाइफ्स है वो डिफरेंट जो थी वो डिटेक्ट की गई। ठीक है, और ये कहा गया कि जो आपकी जो कैरियर टेक्निक है, जो उसको हम रेडियो आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो, यानी कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास जो बीटा एमिटर हैं वो उस वजह से आपके पास आती हैं। लेकिन जब इन प्रोडक्ट्स की या इन एक्टिविटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखा गया, ये जो न्यू रेडियो एलिमेंट्स बने इनको ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट से मिलती हैं, यानी कि जो आप मसलन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बनाने के लिए, तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट की कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स अगर बनेंगे तो उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जब ये बीटा एक्टिविटीज़ बनी यूरेनियम को स्ट्राइक करवाने से न्यूट्रॉन के साथ, तो जो बीटा एक्टिविटीज़ आपके पास आए, जो रेडियो एलिमेंट्स आपके पास आए, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे भी नहीं मिलती थी, और या फिर जो आपके पास ऑलरेडी कुछ हैवी एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे उनके साथ कंपेयर की गई तो उनके साथ भी वो मैच नहीं कर रही थी, यानी कि ये प्योरली न्यू टाइप के जो रेडियो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपके पास ऑलरेडी जो कुछ रियल ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो कुछ 4 ऐसे जो आपके बीटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि ऐसे आइसोटोप्स जो बीटा रेडिएशन एमिट करते हैं रेडियम के, वो ऑब्जर्व किए गए। क्योंकि रेडियम के लिए हमने किसको यूज़ किया था एज ए कैरियर, हमने बेरियम को यूज़ किया था। तो ये जो 4 वो कह रहे हैं कि न्यू रेडियो आइसोटोप्स बने थे, इनको ये बेरियम के साथ प्रेसिपिटेट हुए। ठीक है, इसी तरह से
जब इनकी जो डिके प्रोडक्ट को देखा गया, यानी कि जो आपके पास रेडियम या जो बेरियम के साथ जो आपकी प्रोडक्ट्स आई हैं, जो 4 आपके न्यू रेडियो एलिमेंट्स आए हैं, जब इनका डिके देखा गया तो इनके डिके से हमें जो आइसोटोप्स मिले वो ऐसे फील हुआ कि वो एक्टेनियम के आइसोटोप्स हैं। एक्टेनियम के आइसोटोप्स हमने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हुए लैंथेनम के साथ, और क्योंकि हमने लैंथेनम को ऐड किया था एक्टेनियम के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जब ये एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो किया गया यूरेनियम और न्यूट्रॉन का, तो ये इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि इसमें आपके पास रेडियम और जो आपके एक्टिनियम के रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो इसके साथ एमिट हुए। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पे कुछ कंट्राडिक्शंस थी, कुछ इसकी लिमिट जो कि डिस्कस की गई, और बहुत सीरियस क्वेश्चन जो थे वो इसके बारे में उठाए गए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी प्रोडक्शन है रेडियम की, अगर हमने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को फॉल करवाना है, यानी कि आपके यूरेनियम टारगेट के ऊपर प्रोजेक्टाइल आपका न्यूट्रॉन होगा, तो उसमें से रेडियम को एमिट होने के लिए जो रिएक्शन होना चाहिए वो न्यूट्रॉन टू अल्फा रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, जब आप न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे फॉल करवाएं तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, तो उसमें से रेडियम को एमिट करने के लिए आपको 2 अल्फा के बराबर उसमें से एटॉमिक नंबर और मास नंबर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यानी कि 2 अल्फा रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन जो रिएक्शन हुआ वो टोटली इससे डिफरेंट था, और जब इवन के जब उन्हीं न्यूट्रॉन को एनर्जी लो दी गई तो वो और रिएक्शन हुआ। ठीक है, सेकंड जो फर्दर जो सेकंड क्वेश्चन था, जो केमिकल एक्सपेरिमेंट से उनसे ये शो हुआ कि जो रेडियम एक्टिविटीज़ हैं उनको केमिकली ये देखा गया कि रेडियम एक्टिविटीज़ को बेरियम कैरियर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और इसी तरह जो उनकी डिके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो उनको डिके करने से लैंथानम कैरियर से एक्टिनियम को जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब एक्सपेरिमेंट भी चला यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के टारगेट से। ठीक है, और उस पे उसके रिजल्ट्स भी डिस्कस हुए, एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो गए, जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो भी डिस्कवर हुए, लेकिन उनके बारे में एक्सप्लेनेशन जो थी वो क्लियर नहीं थी, यानी कि उसमें क्वेश्चंस थे। 1939 में हैन एंड स्ट्रासमैन, जिनका नाम जो है वो न्यूक्लियर फिशन में इम्पॉर्टेंट है, कहा जाता है कि यही इन्होंने डिस्कवरी की। इन्हीं कंट्राडिक्शंस को या इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें इन्होंने किसी डाउट के बगैर ये प्रूव किया कि जो रेडियम आइसोटोप्स हैं, जिसको आप रेडियो आइसोटोप्स बोल रहे हैं कि ये रेडियम के आइसोटोप्स हैं, वो एक्चुअली किसके आइसोटोप्स हैं? वो बेरियम के हैं, और जिनको एक्टेनियम के आइसोटोप्स बोला जा रहा है वो एक्चुअली लैंथानम के, यानी कि जो कैरियर आपने ऐड किए थे वो उनके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो कंफर्मेशन उन्होंने कैसे की थी, उन्होंने ये शो करवाया था कि जो बेरियम आइसोटोप्स हैं, जब आपने यूरेनियम को बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन के साथ, उनको हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि उनकी जो हाफ लाइफ थी, इसलिए उनको बेरियम आइसोटोप्स क्यों कंफर्म किया गया कि उनकी जो हाफ लाइफ थी वो 86 मिनट थी, जो कि पहले से जो आपके पास बेरियम के आइसोटोप्स हैं उनकी हाफ लाइफ के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी हाफ लाइफ सेम थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेरियम के हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो लैंथानम के आइसोटोप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी हमने इसलिए बोला है कि ये एक्टिनियम की बजाय लैंथानम के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ भी वही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंथानम के आइसोटोप्स की है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोडक्शन है न्यूक्लियाइड्स की, यानी कि जो आपके दो न्यूक्लियाइड्स लैंथानम 140 और बेरियम 139 जो है उनकी प्रोडक्शन हुई किससे? यूरेनियम से। किस यूरेनियम को उन्होंने यूज़ किया? जिसका एटॉमिक नंबर 92 था और जिसका एटॉमिक वेट जो था वो नियरली 240 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम न्यूक्लियस जो है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो यूरेनियम न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हुआ इनटू इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जिनका जो वेट था वो इंटरमीडिएट था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रोसेस वाकई रियलिटी में होता है, तो फिर ऐसा भी पॉसिबल होना चाहिए
कि हमें कोई ऐसे न्यूक्लियाई भी मिले इसमें जिनका जो मैस होगा वो बिटवीन 90 एंड 100 होगा, यानी कि इनका मैस कितना है, इनका मैस नंबर 140 और 139 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल हो कि जिनका जो ऐसे न्यूक्लियाई एमिट हो जिनका जो मैस नंबर हो वो 90 और 100 हो और उनके जो एटॉमिक नंबर्स हों वो 35 या राउंड अबाउट इसके हों, ठीक है। तो फिर उन्होंने मज़ीद जो था वो डिस्कवर किया और उन्होंने कुछ ऐसे आइसोटोप जो डिस्कवर किए जिसमें स्ट्रोशियम था, स्ट्रोशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 38 होता है, फिर यूट्रियम था जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है। इसके बाद जो कि उनके जो प्रेडिक्ट वो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली उनके मैस नंबर जो वो आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने फिर क्रिप्टॉन और जीनॉन जो थे वो भी डिस्कवर किए, यानी कि एक आपके पास लैंथानम या बेरियम जो है वो एमिट होगा अगर इस तरह का एलिमेंट, तो उसके साथ कोई कम मैस नंबर वाला जो न्यूक्लियर है वो भी एमिट होगा, ठीक है। तो इस तरह फिर इन्होंने ये कंफर्म किया, ये क्लियर किया कि जब आप इसको यूरेनियम को बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ तो यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है दो न्यूक्लियाई में जिनका जो एटॉमिक वेट होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी कंफर्म किया गया कि एक तो ये कि इनके जो एटॉमिक मास जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं और दूसरा ये भी प्रेडिक्ट किया गया इनके जो स्टेबल न्यूक्लियाइड थे कि जो सेमी एम्पिरिकल आपके पास फार्मूला है वो किस चीज़ का फार्मूला है आपने पढ़ा हुआ है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, वो बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बने हैं फिशन प्रोसेस में या यूरेनियम की स्प्लिट होने में जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जब आप इनको किसी आयोनाइजेशन चैम्बर में ऐड करते हैं इस यूरेनियम को तो यहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ आयन पेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप यूरेनियम की लेयर जो है उसको रखते हैं किसी आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर और इसके साथ आप कोई एम्पलीफायर लगा देते हैं चैम्बर के साथ और फिर आप उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फॉल करवाएं उस यूरेनियम लेयर के ऊपर, तो ब्रस्ट ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो ऑब्जर्व हो जाते हैं और वो आयोनाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो इतनी आयोनाइजेशन किसी ऐसे एलिमेंट से हो सकती है जिसके पास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी हो, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो आयोनाइजेशन पल्सेस प्रोड्यूस हुई हैं जिन्होंने ऑब्जर्व की हैं, जिन्होंने एम्पलीफायर से उनको एम्पलीफाई भी किया है कि ये इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने जैसे पहले आपने अपने आयोनाइजेशन चैम्बर्स के बारे में पढ़ा है अल्फ़ा या बीटा के बारे में कि जब अल्फा बीटा आयोनाइजेशन चैम्बर में जाते हैं तो वो आयोनाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हुई है ये अल्फा और अदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है कि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कोई सिंगल पार्टिकल या वो अल्फा पार्टिकल वाली आयोनाइजेशन नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने ये फर्दर डिस्कवर किया इसमें जो फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी मटेरियल की जो सब्सटेंसेस बने, जो आपके पास प्रोडक्ट्स आई उनकी स्टडीज़ और फर्दर इसमें वर्क के बाद और भी बहुत सारे मीडियम मैस नंबर के जो थे एलिमेंट्स वो फाइंड किए गए फर्दर आगे रिएक्शन में, जिसमें ब्रोमीन था, मोलिब्डेनम था, रुबिडियम था, एंटीमनी, टेलरियम, आयोडीन और सीजियम वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक केमिकल और फिजिकल एविडेंस जो था यूरेनियम के न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग का प्रेजेंट किया और बाद में उन्होंने इस प्रोसेस को फिशन प्रोसेस का नाम दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये मैंने पिछला जो है वो सारा कंक्लूड किया, जितना भी हमने ये किया था। इससे आगे फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि यूरेनियम को फर्दर हम कौन कौन से न्यूक्लियाई के साथ यूरेनियम करते हैं और उनके साथ हमें किस तरह के न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है फिशन के रिएक्शन करवाने के लिए।